Hello dear students, my name is Shahooq Amir Advocate and in this video I will tell you how to report cyber crimes to National Cyber Crime Investigation Agency। इस वीडियो के अंदर आप समझेंगे कि किस तरीके से आप अपनी जो कंप्लेंट है उसको फाइल कर सकते हैं और जब कंप्लेंट फाइल कर दी जाती है तो क्या पावर्स हैं, क्या अथॉरिटी है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास कि वो एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं, आपको एविडेंस को किस तरीके से प्रिजर्व रखना है और अपना कंप्लेंट फाइल करने के बाद आपको कंटेंट रिमूवल के लिए फ़ौरन से जो है वो प्रोसीड करने के लिए क्या गाइडलाइंस हैं, इस चीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर अच्छे तरीके से आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन साइबर क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। इसमें जो भी ऑथराइज पर्सन है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के, सिर्फ वही अलाउड हैं कि वो साइबर ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। उससे रेलिवेंट जो भी उन्होंने एक्शंस लेने हों वो कोर्ट के ज़रिए उसकी डायरेक्शंस लेते हैं, अप्रूवल्स लेते हैं और जो एजेंसी है उनके जो रूल्स हैं उनके मुताबिक वो परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट, वो कुछ जॉइंट कमेटीज़ भी बना सकती है जिनको हम JITs बोलते हैं, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम्स। ये ऐसी टीम्स होती हैं जिसमें NCCI के अलावा भी कुछ और लोग हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे NCCI ऑफिसर्स के अलावा कुछ और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो NCCI के अलावा रेलिवेंट हों उस क्राइम के साथ, या कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज जो असिस्ट कर सकती हों किसी भी तरीके से उस इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करने के लिए, क्रिमिनल को पहचानने के लिए, ट्रेस करने के लिए किसी भी किस्म के साइबर ऑफेंस को। तो JITs को परफॉर्म करना पड़ते हैं वो तमाम टास्क और उनको मिल के जो है ये इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करनी पड़ती है। सेक्शन 30A पीका का जो है वो हमें ये एक्सप्लेन करता है कि किसी भी एक्यूज को अरेस्ट करने के बाद 24 घंटों के अंदर अंदर जो है वो इन JITs को जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है या जो NCCI के ऑफिशियल्स हैं उन्हें कोर्ट में उस ऑफेंडर को, उस एक्यूज को जो है वो प्रेजेंट करना पड़ता है और कोर्ट के पास ये पावर है कि वो 14 डेज़ का इनिशियली रिमांड दे सकती हैं ताकि फर्दर उससे इंक्वायरी की जा सके, उसको इन्वेस्टिगेट किया जा सके, उस पर्सन को पुलिस कस्टडी में रख के। और ये जो रिमांड है ये बाय मैक्सिमम 30 डेज़ तक जो है वो बढ़ सकता है। इससे ज़्यादा रिमांड साइबर ऑफेंसेस के अंदर कोई भी कोर्ट जो है वो किसी भी क्रिमिनल के बारे में नहीं दे सकती है। इसके साथ साथ जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो ये है कि कोर्ट्स इस चीज़ को इंश्योर करती हैं और इन्वेस्टिगेट करती हैं पुलिस ऑफिशियल्स को पूछ के कि जो रिमांड का टाइम उनको दिया जा रहा है उसमें किसी भी किस्म का जो बॉडीली हार्म है वो बिल्कुल भी ना हो। अक्सर आपने इस चीज़ को देखा है मूवीज़ के अंदर कि जब रिमांड में होता है तो बहुत ज़्यादा फिज़िकली जो है वो हार्म किया जाता है क्रिमिनल्स को, ताकि उनसे जो एक्चुअल सच है वो उगलवाया जा सके। तो ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये बाय लॉ जो हैं वो इलीगल हैं। कोर्ट्स को इसमें इंटरवीन करना पड़ता है और इस चीज़ को इंश्योर करना पड़ता है कि जो वो रिमांड दे रही हैं वो इन्वेस्टिगेशन पर्पसेस के लिए हों। आजकल डिफरेंट जो है वो इन्वेस्टिगेशन के मैकेनिज्म डिज़ाइन किए जा चुके हैं जिसमें जो क्रिमिनल्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है और उनसे गलवाया जाता है जिस चीज़ में वो इन्वॉल्व होते हैं। तो किसी किस्म का जो फिज़िकल हार्म है वो अलाउड नहीं होता है और जो कोर्ट्स हैं वो बहुत स्ट्रिक्टली जो है वो पुलिस को इस तरह की डायरेक्शंस देती हैं वाइल गिविंग देम रिमांड। सेक्शन 30B हमें फर्दर जो है वो ये बताता है कि जो लॉ है वो जो विक्टिम्स हैं जिनके साथ ऑफेंस हुआ है या उनके जो विटनेसेस हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक लॉ और जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस में वो होते हैं उनको एक प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए वो उनकी जो आइडेंटिटी है उसको कंसील कर सकता है कि जो विटनेस है उसकी जो पहचान है वो लोगों के सामने ना आ सके और उसका बयान ले लिया जाए, या कुछ विक्टिम्स जो नहीं आना चाह रहे सामने उनको अगर किसी किस्म की ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जाए कि उनका जो बयान है वो रिकॉर्ड कर लिया जाए और वो लोगों के सामने ना आए, तो ऐसी फैसिलिटीज़ जो है वो कोर्ट अलाउ कर सकता है। वीडियो लिंक्स के थ्रू उनकी टेस्टिमनीज रिकॉर्ड किए जा सकते हैं या उनको किसी ऐसी जगह के ऊपर रखा जा सकता है, शिफ्ट किया जा सकता है जहाँ पे उनकी जान को ख़तरा ना हो या उनकी किसी भी किस्म का उनको हार्म ना किया जा सकता हो। तो कोर्ट ऐसी सपोर्ट जो है ऐसे विटनेसेस और जो लोग जिनके साथ ये ऑफेंस हुआ है, जो विक्टिम्स हैं ऐसे ऑफेंसेस के, उनके लिए ये एक्टिविटीज़ कंडक्ट की जा सकती हैं, ये पॉसिबल है। इनके लिए स्पेशल लॉ भी है जिसे हम विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट 2017 बोलते हैं, जिसमें जो विटनेसेस हैं उनको किस तरह से प्रोटेक्ट रखने हैं, उनके क्या राइट्स हैं और क्या किस तरह की प्रोटेक्शन वो क्लेम कर सकते हैं गवर्नमेंट से, ये सब चीज़ें इस लॉ के अंदर डिफाइंड है।
सेक्शन 30C जो है वो हमें ये एक्सप्लेन करता है कि जो ट्रायल जिसमें माइनर्स इन्वॉल्व हों, यानी ऐसे साइबर ऑफेंसेस जो माइनर्स के खिलाफ हुए हों, जैसे सेक्शन 22 के अंडर हमने 4 तरह के ऑफेंसेस पढ़े थे माइनर से रेलेवेंट। तो अगर ऐसा कोई ऑफेंस जिसमें माइनर इन्वॉल्व हो, 18 साल से कम उम्र का बच्चा, तो इनके जो ट्रायल्स हैं वो इन कैमरा होने चाहिए, यानी उनकी जो ट्रायल की प्रोसीडिंग है वो सब रिकॉर्डेड होनी चाहिए। इसके ज़रिए कोर्ट जो है वो वीडियो लिंक्स के थ्रू कर सकती हैं, उनको रिकॉर्डिंग ऑनलाइन रिकॉर्ड हो सकते हैं वो सारे जो ट्रायल्स हैं। इसके अलावा जो उस ट्रायल को पब्लिश करना है वो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। अगर कोर्ट की परमिशन है, कोर्ट चाह रही है कि इस ट्रायल को प्रोहिबिट किया जाए लोगों को एजुकेट करने के लिए, या किसी किस्म की जो एम्बिग्यूटीज़ हैं उस ट्रायल से रेलिवेंट वो ना रहे, लोगों को उस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करना चाह रही है कोर्ट, तो वो इस चीज़ को समझ रही है कि इसमें इसको शेयर करने से किसी किस्म की जो प्राइवेसी है उस माइनर की वो फर्दर ब्रीच नहीं होगी, तो वो उसको अलाउ कर सकती है कि उसे पब्लिश किया जाए, अदरवाइज वो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन सेक्शन 31 ये राइट देता है इन्वेस्टिगेशन जो आपकी बॉडीज़ हैं उनको, कि आपका जो डाटा है, जो आपका एक्चुअल कंटेंट डाटा है, उसको वो प्रिजर्व कर सकते हैं अगर उनको ये रिस्क हो कि वो डाटा किसी भी तरीके से डिलीट हो सकता है, उसका अल्ट्रेशन किया जा सकता है, उसको ख़राब किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तो वो आपके जो कंटेंट डाटा है उसको प्रिजर्व कर सकते हैं फॉर सर्टेन टाइम, जिसमें कोर्ट जो है वो इनिशियली उनको 90 डेज़ तक का जो टाइम है वो साइन करती हैं कि वो ऐसे डाटा को अपने पास प्रिजर्व कर सकते हैं। लेकिन इस डाटा को जब आप प्रिजर्व कर रहे हैं तो विद इन 24 आवर्स आपको कोर्ट्स को ये चीज़ नोटिफाई करनी है कि आप उस डाटा को, जो किसी भी पर्सन का, उसको फ़ोटोज़ हो सकती हैं, उसकी इमेजेस हो सकती हैं, वीडियो लिंक्स हो सकते हैं, आप उसको अपने पास प्रिजर्व रख रहे हैं। मोबाइल फ़ोन हो सकता है जिसके अंदर से जो वीडियोस पब्लिश की गई हैं, आपने वो मोबाइल फ़ोन जो है वो मिल गया, आपको उसका डाटा मिल गया उसके अंदर से, तो आप उसको फर्दर 90 डेज़ तक के लिए अपनी इन्वेस्टिगेशन पर्पसेस के लिए जो पुलिस है वो उसको प्रिजर्व रख सकती है। अब बात करते हैं मेटा डाटा के बारे में, यानी जो आपका ऐसा डाटा है जो आपकी इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है ओरिजिनल डाटा के बारे में, यानी जो आपका ट्रैफिक डाटा आपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर अंडरस्टैंड किया है कि वो ऐसा डाटा है जो ओरिजिनल कंटेंट डाटा जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कैरी करता है कि ये डाटा कहाँ से आपका इनिशिएट हुआ, कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जा रहा है, इसके क्या आईपी एड्रेसेस हैं उन डिवाइसेस के। तो ऐसी तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो जिस सोर्स से वो डाटा शेयर किया जा रहा है, वो पर्सन जिसने वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, यानी उस डाटा को वो प्रोवाइड कर रहा है, उसको उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने उस ओरिजिनल फॉर्म में, उस ऑथेंटिक फॉर्म में जो डाटा को वो कम से कम 1 साल तक प्रिजर्व रखे, ताकि ये पता चल सके कि ये जो डाटा शेयर किया गया है किसी भी सोर्स के ऊपर, ऑनलाइन अपलोड किए कोई वीडियो या कोई भी चीज़ है, तो वो किस जगह से शेयर की गई है उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो कम से कम अपने पास 1 साल तक रिकॉर्ड में रखना ज़रूरी है, ताकि अगर उस डाटा से रेलिवेंट कोई ऑफेंस एसोसिएट हो तो उसको ट्रैक किया जा सके कि वो डाटा कहाँ से इनिशिएट हुआ था। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको ट्रैफिक डाटा से मिलती है, और इन केस अगर आप उसको रिटेन नहीं करते हो तो जो फाइन है कोर्ट्स आपको अप टू 10 मिलियन तक दे सकती हैं, और अगर आप इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं तो फिर आपको जो फाइन है उसके साथ आपकी इम्प्रिजनमेंट भी कोर्ट जो विद रिस्पेक्ट टू द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस वो आपको असाइन कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन के लिए जो कोर्ट्स हैं वो वारंट्स इशू कर सकती हैं सेक्शन 33 के अंडर, किसी भी किस्म की सर्च करने के लिए, डाटा को अपने पास कैरी करने के लिए, उसको सीज करने के लिए, या किसी भी किस्म के डाटा को एक्सेस करने के लिए कोर्ट्स जो है वो वारंट इशू कर सकती हैं एनसीसी अथॉरिटीज़ को या इन्वेस्टिगेशन बॉडीज़ जो भी हैं जेआईटीज़ को। लेकिन अगर कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पे वारंट के बगैर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, तो फिर वो ऑफिसर जो है ऐसे केसेस के अंदर, ऐसे सीरियस ऑफेंसेस के अंदर जहाँ पे फ़ौरन से स्विफ्टली जो है वहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इस सूरत हाल में भी 24 घंटे के अंदर अंदर उन अथॉरिटीज़ की ज़िम्मेदारी है कि वो कोर्ट्स को इन्फॉर्म करेंगे कि वो जो उस इन्वेस्टिगेशन के लिए, और स्पेसिफिकली सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो किसी भी किस्म के डाटा को सर्च कर रहे हैं कहीं पे, या उसको जो है वो सिक्योर कर रहे हैं अपने पास अपनी कस्टडी के अंदर। इसके अलावा कोर्ट्स जो है वो डायरेक्शन देती हैं कि इन्वेस्टिगेशन जो की जा रही है वो प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। प्रोपोर्शनेट का मतलब है कि जितनी रिक्वायर्ड है, जिस तरह का ऑफेंस हुआ है, अब उसी को ही
आप इन्वेस्टिगेट करें। ऐसा ना लगे कि वहाँ पे एक बहुत ही माइनर ऑफेंस हुआ और आपने उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो आपने बिल्कुल एक मर्डर पे या टेररिज्म एक्टिविटीज़ से इक्वलेंट जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है ऐसे ऑफेंसेस में, आपने वो एक माइनर सी जो चोरी है उसके अंदर आपने उस इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करना शुरू कर दिया। तो जो लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो हमेशा प्रोपोर्शनेट रहना चाहिए। जिस तरह का ऑफेंस है उसी हिसाब से आपको उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। इसमें किसी किस्म की जो अननेसेसरी आपने डिस्ट्रप्शन है, लोगों को डिस्टर्ब करना, उनकी डेली एक्टिविटीज़ के अंदर इंटरफेरेंस करना, उसको जो है वो अवॉइड करना चाहिए। ये इसके अंदर फर्दर जो डायरेक्शंस हैं सेक्शन 33 के अंदर वो रिगार्डिंग द अरेस्ट वारंट वो मेंशन्ड है। अब जो डाटा ऑनलाइन सोर्सेज के साथ शेयर किया जाता है अंडर सेक्शन 34 जो है ऐसे डाटा को, कंटेंट डाटा को डिस्क्लोज करने के लिए अप टू 7 डेज जो है वारंट कोर्ट जो है वो जारी कर सकती है कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अगर किसी भी किस्म के डाटा को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो इन्वेस्टिगेटिंग बॉडीज़ हैं वो देखना चाह रही हैं आपके उस डाटा को, तो वो ऑर्डर्स दे सकते हैं कि आप अपने उस डाटा को उनके सामने डिस्क्लोज़ करें और वो उसको इंस्पेक्ट करें, वो उसको देख सकें और उसमें से अगर कोई भी उनको लीडिंग पॉइंट मिलता है तो वो उसको वहाँ से अपनी जो लीड है उसको वहाँ से लेके कंटिन्यू कर सके इन्वेस्टिगेशन। अब जब लोगों का प्राइवेट डाटा आप तक पहुँच जाता है तो इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट रह जाती है आपके करने के लिए इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो ये है कि आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो इंटेग्रिटी है, जो डाटा आप वहाँ से गेन कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्टली आप उसको कम्युनिकेट करें वहाँ पे। इसके अलावा जो भी जो डाटा है उसको आप जो चेन ऑफ कस्टडी है, कलेक्शन ऑफ डाटा है, वो इंतहाई प्रॉपरली और जो प्रिजर्वेशन है उसको आपको कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। उसको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना कि एक्सपर्ट पर्सन उस डाटा को कलेक्ट करेगा, एक्सपर्ट पर्सन ही उसको फोरेंसिक लेबॉर्ट्री के अंदर लेके जाएगा। ये सब जो कलेक्शन और कैरी करना डाटा को है उसको प्रिजर्व करना वो बहुत ही एहतियात के साथ होने की ज़रूरत है। और इसके अलावा जो डाटा आपसे रिलेटेड नहीं है उसको आपको बिला वजह उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है ताकि लोगों की जो प्राइवेसी है उसमें आप इंटरफेयर ना कर सके। ये तमाम गाइडलाइंस हैं इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ के लिए कि वो इसके बियॉन्ड जो है वर्किंग नहीं कर सकते। अंडर सेक्शन 36 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट जो भी ऑफिसर उस डाटा को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो एक ऐसी लिस्ट बनाएं जिसके अंदर तमाम डाटा को जो इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, जो उनकी कस्टडी में है, कंटेंट डाटा है या ट्रैफिक डाटा है, उसकी लिस्ट बनाएं और उस लिस्ट को जो है उसका जो भी ऑनर है उसको प्रोवाइड करें उसकी कॉपी कि ये डाटा जो है आपसे लिया गया है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ताकि वो उसके रिकॉर्ड का पार्ट रहे। जो भी उसका ऑनर है वो फोरेंसिक जो इमेजेस हैं उनकी वो रिक्वायर कर सकता है ताकि जो रिकॉर्ड है वो ऑथेंटिक हो, जो इमेजेस उसको प्रोवाइड की जा रही हैं उसकी रिपोर्ट्स भी साथ में अटैच की जा सकें। अब यहाँ पे कोर्ट अगर चाहे तो वो ऐसी रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ कर सकता है अगर कोर्ट को ये बिलीफ हो कि ये डाटा की जो कॉपीज़ हैं अगर हम उस ऑनर को दे देते हैं तो उससे जो इन्वेस्टिगेशन है वो इफ़ेक्ट हो सकती है। अब ऐसा कोई कंटेंट जो शेयर किया जा रहा है जो लोगों के अंदर जो पब्लिक ऑर्डर है उसको ख़राब कर रहा है, जो मॉरलिटी है, हमारे मॉरल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, सोसाइटी के नॉर्म्स हैं उसके ख़िलाफ़ हैं, उनको ब्लॉक करने के लिए, या पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ डाटा है, या जो करंट गवर्नमेंट है इवन उनके ख़िलाफ़ कोई डाटा है जो लोगों के दरमियान कुछ ऐसी जो है वो रिफ्ट पैदा कर सकता है जिसके ज़रिए वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाएं, ग्रुप्स आपस में लड़ना शुरू कर दें, कुछ सोशल ग्रुप्स जो है वो आपस में लड़ना शुरू कर दें, पॉलिटिकल ग्रुप्स आपस में झगड़ने लग जाएं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर गवर्नमेंट जो है वो ये अथॉरिटीज़ दे सकती है, ये गाइडलाइंस दे सकती हैं उन अथॉरिटीज़ को कि वो ऐसे डाटा को रिमूव करवा सकें। और अंडर सेक्शन 37 ये अपॉर्चुनिटी और ये राइट जो है उन अथॉरिटीज़ के पास है कि उस कंटेंट डाटा को रिमूव करवा सकती हैं। और जो पार्टी इससे अफेक्ट हो रही हों, यानी वो लोग जिनका डाटा रिमूव किया जा रहा है, वो चाहें तो उसको रिव्यू करने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकते हैं कि मेरा डाटा बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, ऑफेंसिव नहीं था और इसको गलत ग्राउंड्स के ऊपर जो है वो स्ट्रक डाउन किया गया, ब्लॉक किया गया। तो यानी यहाँ पे अपील का राइट भी जो है वो उन लोगों को दिया जा सकता है। यहाँ पे यानी गवर्नमेंट जो है या जो अथॉरिटीज़ हैं वो डायरेक्ट आपका डाटा जो डाउन करके आपको खामोश नहीं रहने के लिए बिठा सकती हैं। अगर आप चाहें तो आप अपील कर सकते हैं हायर कोर्ट्स के अंदर
कि आपका उस डाटा जो है उसको दोबारा रिव्यू किया जाए, और अगर वो बिल्कुल भी ऐसा कंटेंट नहीं था तो उसको दोबारा से स्टेबल करके लोगों के लिए अवेलेबल किया जा सकता है इंटरनेट सोर्सेज के ऊपर। अब सेक्शन 39 जो है वो रियल टाइम डाटा के बारे में एक्सप्लेन करता है कि जो कोर्ट्स हैं वो ये अलाउ कर सकती हैं रियल टाइम डाटा को भी मॉनिटर करना, यानी वो डाटा जो एक्चुअली हो रहा है, यानी आपकी जो एक्चुअल एक्टिविटी है सोशल मीडिया पे आप कर रहे हैं, आपको मॉनिटर किया जा सकता है, या आप एक्चुअली कहीं पे मौजूद हैं और कैमरास के थ्रू आपको मॉनिटर किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को कोर्ट अलाउ करती है, और इसमें जो इनिशियल पीरियड है वो 7 डेज़ तक दिया जाता है, लेकिन इसमें इस चीज़ का भी जो ध्यान रखा जाता है कि लोगों की प्राइवेसी ब्रीच ना हो। आप रियल टाइम किसी को चलते फिरते उठते बैठते देख रहे हो, उसमें जो उनकी अपनी प्राइवेसी है वो ब्रीच ना हो। आप सिर्फ उनको फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन देखना चाह रहे हैं। इस चीज़ को इंश्योर करना और साबित करना ज़रूरी होता है कोर्ट में। अब यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन का पर्पस है उसके लिए सेक्शन 40 जो है वो एक्सप्लेन करता है कि फोरेंसिक लेबॉर्ट्रीज जो हैं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट और सेपरेट होनी चाहिए। फोरेंसिक लेबॉर्ट्रीज वो होती हैं जो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करती हैं कि क्या वो जो डिजिटल कंटेंट शेयर किया गया क्या वो वाकई उसी डिवाइस से इनिशिएट हुआ था, क्या वो वाकई उसी पर्सन का है। जो फोरेंसिक साइंस है वो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करके बता सकती है कि जो डाटा शेयर किया गया है ये किस डिवाइस से शेयर किया गया है, और वो डिवाइस किस पर्सन की थी, किस जगह से ऑपरेट किया गया। इस तरह की तमाम जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको इंश्योर करने के लिए कि वो ऑथेंटिक है जिस तरह से अलेज की जा रही है, ये जो फोरेंसिक रिपोर्ट्स हैं वो गाइड करती हैं। इसी तरीके से कहा जाता है कि ये असिस्ट करती हैं कोर्ट्स को और इन्वेस्टिगेटर्स को कि वो अपनी जो जजमेंट्स हैं और जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उनके अंदर उन रिपोर्ट्स के ऊपर रिलाई करके वो फर्दर जो है वो क्रिमिनल्स तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि फोरेंसिक जो लेबॉर्ट्रीज हैं उनकी रिपोर्ट्स के बारे में यही माना जाता है कि वो अबव जो रीज़नेबल है, और 99% 98% उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो ऑथेंटिक होती हैं, और किसी भी क्रिमिनल को चेक करने के लिए कि वो इन्वॉल्व है उन एक्टिविटीज़ में, तो इतनी जो प्रोबेबिलिटी है वो इनफ होती है किसी को भी कि उसका ट्रायल कंडक्ट किया जा सके। अब सेक्शन 41 जो है वो उन अथॉरिटीज़ के ऊपर जो आपको डाटा को कैप्चर कर रही हैं, चाहे वो कंटेंट है, चाहे वो ट्रैफिक डाटा है, और जो है वो कोर्ट्स हैं, चाहे वो इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज़ हैं, इस तरह के तमाम लोग जो आपका डाटा कैप्चर कर रहे हैं ऑफिशियल पर्पस के लिए, ये सब की जिम्मेदारी होती है कि ये एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपके डाटा को जब कैप्चर कर रहे हैं तो वो सिक्योर रखें, उसकी कहीं पर डिसमिनेशन ना हो सके, उसको ट्रांसफ़र ना किया जा सके, इलीगल पर्पस के लिए इस्तेमाल ना किया जा सके, डाटा ब्रोकर्स उसको ना यूज़ कर सकें अपने पर्पसेस के लिए। तो इन सब की जो प्रिजर्वेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और अगर ये सब ना किया जा सके, ये जो लोग हैं जो आपका डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें जो इम्प्रिजनमेंट है वो 3 ईयर्स तक की है कोर्ट की तरफ से, और फाइन वो 1 मिलियन तक का दे सकते हैं, जिसमें ये इंश्योर करना और प्रूफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस तरह का कोई भी एक्शन जो किया गया है वो गुड फेथ में नहीं था, वो नेगेटिव इंटेंशन के साथ उस डाटा को शेयर किया गया और जानबूझ के लीक किया गया ऑफिशियल गवर्नमेंट रिकॉर्ड से, ताकि उस पर्सन का जो डाटा है वो फर्दर ऑलरेडी जो कि वो सफ़र कर रहा है किसी साइबर ऑफेंस से, तो फर्दर उसको ग्रेवली जो है वो डील किया जा सके। तो इस तरह की नेगेटिव इंटेंशंस के लिए ये प्रोविजन जो है उन ऑफिशियल्स के लिए है जो काम कर रहे हैं आपके पर्सनल डाटा के ऊपर। अभी तक आपने देखा कि इन्वेस्टिगेशन किस तरह से कंडक्ट होती है, और इन्वेस्टिगेशन बॉडीज़ के पास क्या अथॉरिटीज़ हैं, क्या राइट्स हैं, और कोर्ट्स किस हद तक उनको उसमें सपोर्ट कर सकती है, अलाउ कर सकती है, और कहाँ तक वो उनको बार लगा सकती है। इसके बाद देखते हैं कि जब कोई साइबर ऑफेंस कमिट हो जाए तो उसके बाद क्या स्टेप्स हैं उसको रिपोर्ट करने के लिए NCCIA में। सबसे पहला जो आपका स्टेप 1 है उसमें आपको ये पहचानने की ज़रूरत है कि आपके साथ जो भी आप नोटिस कर रहे हैं वो किस तरह का साइबर ऑफेंस है। क्या वो हरासमेंट है, फ्रॉड है, एक्सप्लॉयटेशन है, या जितने भी ऑफेंसेस आपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर स्टडी किए हैं, अगर उसमें से कोई भी एक एक्टिविटी आपको नज़र आती है कि उसके वो तमाम एलिमेंट्स जो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको गाइड किए हैं हर एक साइबर ऑफेंस के चैप्टर में, क्या कोई एलिमेंट कंप्लीट हो पा रहे हैं वो तमाम उस ऑफेंस के, तो फिर आपको इस चीज़ का यकीन हो जाता है कि आपके साथ या जो आप किसी के साथ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि साइबर ऑफेंस हुआ है, आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम इस चीज़ को आप आइडेंटिफाई करें कि आपके साथ साइबर क्राइम हुआ है, जिसमें आप देखें कि जिस पर्सन ने वो एक्टिविटी की है वो नेगेटिव इंटेंशंस के साथ की है, उसमें कोई कंप्यूटर सिस्टम इन्वॉल्व था, नेटवर्क, इंटरनेट, कंप्यूटर्स, एनीथिंग अगर इन्वॉल्व है उस ऑफेंस को करने के लिए, तो वो साइबर
क्राइम के अम्ब्रेला के अंदर फॉल करता है। इसमें दूसरा आपका काम है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना जो डाटा है उसको प्रिजर्व करें। आप स्क्रीनशॉट्स लें, ऐसी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ जो शेयर की जा रही हैं उनके जो URLs हैं, लिंक्स हैं, उनको आप कॉपी करें। जो मैसेजेस और ईमेल्स आप रिसीव कर रहे हैं उनके स्क्रीनशॉट लें, उनको सेव करें, प्रिजर्व करें और अपनी असल हालत में प्रिजर्व करें। आप उसको डिलीट ना होने दें, अपनी डिवाइस बिल्कुल भी चेंज ना करें। बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि आप उसको रीसेट कर दें, अपने मोबाइल को डिवाइस चेंज कर लें, या जो वो डाटा है वो किसी और डिवाइस के ऊपर शेयर करके अपनी मोबाइल डिवाइस से उसको रिमूव करने की कोशिश करें। ऐसी तमाम चीज़ों से जो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ हैं उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो जो ओरिजिनल हालत है उसी के अंदर डाटा को प्रिजर्व करें ताकि आप उसको एविडेंस के तौर के ऊपर अटैच कर सकें अपनी उस एप्लीकेशन के साथ जो आप NCCIA में सबमिट करेंगे किसी भी साइबर ऑफेंस के होने पर। एविडेंस को प्रिजर्व करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपके पास आ जाता है उसमें आप डायरेक्टली स्टेप 3 में NCCIA पोर्टल पे जाके ऑनलाइन या आप खुद से इन पर्सन जाकर भी NCCIA रिपोर्टिंग सेंटर्स जो बने हुए हैं उसके अंदर आप जाके आप गूगल करके जो नियरेस्ट आपके पास सेंटर है वहाँ जा सकते हैं और अपनी जो एप्लीकेशन है उस ऑफेंस के लिए रजिस्टर करवा सकते हैं। इसमें आप CNIC अपना कॉपी और जो आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं और जो एविडेंस आपने कैप्चर किया है अपनी डिवाइस के अंदर वो आप साथ में अटैच कर सकते हैं और किसी भी ऑफेंस को रजिस्टर कर सकते हैं। और ये जो टीम्स हैं बहुत ज़्यादा स्विफ्टली रिस्पॉन्स करती हैं और बहुत जल्दी इसके इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट होती है क्योंकि जो डाटा है वो बहुत जल्दी से ऑनलाइन सोर्सेज से रिमूव हो सकता है। तो ये बहुत जल्दी उसको ऑपरेट करती हैं ताकि एविडेंस को कलेक्ट किया जा सके और क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई किया जा सके। इसके बाद जो लास्ट स्टेप आपके पास आ जाता है स्टेप नंबर 4। इसमें आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे आपने हर प्रोविजन के अंदर पढ़ा कि आप अपने उस कंटेंट को रिमूव या ब्लॉक करवा सकते हो जो ऑनलाइन शेयर किया जा रहा है उसकी फर्दर डिसेमिनेशन से। क्योंकि क्रिमिनल कौन है जिसने वो काम किया है वो फाइंड करना, उसका ट्रायल कंडक्ट होना वो एक बहुत लेंथी प्रोसेस है। सबसे पहले इस चीज़ को आपको रिमूव करवा लेना चाहिए क्योंकि वो एक इस्टेब्लिश फैक्ट है कि आपके साथ जो है वो क्राइम हुआ है। आपके साथ जो किसी पर्सन ने आपका डाटा जो शेयर किया है और आप विक्टिम हैं तो आप फ़ौरन से पहले एक एप्लीकेशन देके अपने उस पर्सनल डाटा को फर्दर डिसेमिनेशन के लिए सोशल मीडिया के ऊपर उसको रिमूव करवा सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, उन URLs को ब्लॉक करवा सकते हो, आप उन इमेजेस वीडियोस को फर्दर डिसेमिनेशन से रोक सकते हो। इन 4 स्टेप्स के अंदर आपने देखा कि किस तरीके से आप साइबर ऑफेंस को बहुत ही कन्वीनियंटली रजिस्टर कर सकते हैं NCCIA बॉडीज़ में। और इस लेक्चर के अपने अंदर अंडरस्टैंड किया कि किस तरीके से उनके पास पावर्स हैं और क्या उनका मैकेनिज़म्स है इस तरह के ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इस पूरे कोर्स के अंदर आपने सबसे पहले जो है वो साइबर ऑफेंसेस के बारे में समझा कि साइबर ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी, इंटरनेट या नेटवर्क के ज़रिए आप किसी किस्म का ऑफेंस कमिट कर रहे हैं जो किसी भी पर्सन को हार्म करने के लिए, उसकी रेपुटेशन को ख़राब करने के लिए या किसी भी किस्म के फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए हो सकता है, जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 के अंदर आपने देखा। इसके बाद आपने हर एक वीडियो लेक्चर के अंदर आपने लास्ट पर कुछ केसेस को अंडरस्टैंड किया ताकि आपके पास एक रियल लाइफ जो केसेस हैं आप उनके साथ इन लॉस को अंडरस्टैंड कर पाएँ। उन तमाम लॉज की जो और केस लॉज की उन केसेस की जो फुल कॉपीज़ हैं वो आपके लेक्चर्स के साथ अटैच्ड हैं जिनको आप फुली रिव्यू कर सकते हैं और आप उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और उसकी जो जूरिस्प्रूडेंस है, जो साइंस है, जो कोर्ट्स रीजनिंग देते हैं उन जजमेंट्स के पीछे आप उनको फुली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और जब भी आप रजिस्टर करें किसी भी ऐसी एप्लीकेशन को NCCIA में तो फ़ौरन जो है आपकी ज़िम्मेदारी उसके बाद बन जाती है कि आप लीगल असिस्टेंस लें। इसमें आप देखें कि जो भी ऐसे लॉयर हैं जो टेक्नोलॉजी लिटरेट हैं जिनको पता है कि साइबर ऑफेंसेस क्या होते हैं, टेक्नोलॉजी क्या है, AI क्या है, साइबर ऑफेंसेस क्या, इनको कैसे ऑपरेट किया जा सकता है ताकि वो आपको फर्दर इसके ऊपर गाइड कर सकें। और कुछ आपके जो IT एक्सपर्ट्स हैं उनसे आप गाइडलाइन लें ताकि वो आपको इसके ऊपर गाइड करें। तो IT एक्सपर्ट्स और लॉयर्स की आपको इसमें हेल्प की ज़रूरत पेश आती है ताकि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओ और जो भी क्रिमिनल्स हैं उनके ख़िलाफ़ आप जो एक्शंस लेना चाहते हो वो ले पाओ। अगर आपके कोई फर्दर क्वेश्चंस हों तो आप किसी भी तरीके से अपने कॉलेज में, पंजाब कॉलेज के किसी भी कैंपस के अंदर आप अपने क्वेश्चंस को जो है वो डिसेमिनेट कर सकते हैं, आप उसको शेयर कर सकते हैं
और मैं उन क्वेश्चंस को आपके आंसर कर सकता हूँ। अगर कोई ऐसी ऑफेंस आपके साथ कमिट हुआ है या आपके रिलेटिव्स में या आपके इर्द गिर्द आपको नज़र आता है और आप उसको डिस्कस करना चाह रहे हैं और आपको लगता है कि आप उसको बहुत प्राइवेटली डिस्कस करना चाह रहे हो और आप उसको नहीं समझ पा रहे हो कि आप किसके साथ कम्युनिकेट करो, तो आप अपने कॉलेज में उस चीज़ को रिपोर्ट कर सकते हो अपने प्रिंसिपल ऑफिस में, और उसमें मैं आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता हूँ, जो असिस्टेंस दे सकता हूँ, तो उसके लिए मैं आपके लिए ऑनलाइन भी अवेलेबल हो सकता हूँ। और अगर आपके कैंपस में इस तरह की कोई फैसिलिटी मौजूद हो तो मैं आपको वहाँ पे भी विजिट कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच। पूरा कंप्लीट कोर्स जो आपने देखा साइबर क्राइम एंड लॉ के ऊपर, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग द कोर्स।